विशाल अपने माँ बाप की इकलौती संतान था और आज 3 साल बाद वो अपनी एमए की स्टडी पूरी करके घर लौटा था। आ गया मेरा बेटा विशाल। माँ ने उसका माथा चूम लिया और पापा ने उसको गले लगा लिया। वो अपने माँ बाप से मिलकर बहुत खुश था। उसने उनसे ढेर सारी बातें की। मेरे बेटे ने एमए क्लियर कर लिया है, अब कोई अच्छी सी जॉब करके इस घर को महल जैसा तुम्हें ही बनाना है। हाँ पापा, परसों दिल्ली में मेरा इंटरव्यू है, उसके बाद मैं आपका हर सपना पूरा करूंगा। कुछ देर बातें करने के बाद विशाल को एक कॉल आया। पापा, मैं जरा कॉल करके आया। विशाल छत पर जाकर बात करने लगा। विशाल, तू पक्का कल दिल्ली आ रहा है ना? हाँ भाई, परसों मेरा इंटरव्यू भी तो है। विशाल छत पर बात कर रहा था। उसके सामने वाले घर की छत पर उसको एक लड़की खड़ी नजर आई जो उसको बड़े ही गौर से देख रही थी। अच्छा ठीक है, मैं तुझसे बाद में बात करता हूँ। विशाल ने कॉल कट किया और अब वो भी उस लड़की को आंखों में आंखें डालकर देखने लगा। उसकी आंखें नीली थी और उसका चेहरा बहुत खूबसूरत था और वो चेहरे पर मुस्कान लिए विशाल को निहार रही थी। विशाल बेटा, डिनर रेडी है, नीचे आ जाओ। जी मम्मी, आ रहा हूँ। जवाब देकर विशाल ने सामने देखा तो अब छत पर कोई नहीं था। ये कहाँ गायब हो गई? विशाल नीचे चला गया और फिर डिनर करके सो गया। अगली दोपहर विशाल अपने घर से निकलने लगा। बेटा, इंटरव्यू फेस करना और जरा भी मत घबराना, तुम बहुत काबिल हो। जी पापा, आई लव यू मॉम डैड। ये कहकर विशाल वहां से निकल गया। करीब 8 घंटे के सफर के बाद वो 9 बजे तक दिल्ली पहुंच गया। आ गया मेरा दोस्त। तरुण ने उसको गले लगाया और फिर दोनों हॉल में बैठकर बातें करने लगे। यार तरुण, तुझसे बात खत्म करने का मन तो नहीं हो रहा, लेकिन मुझे इंटरव्यू की तैयारी भी करनी है। अरे यार, हो जाएगा तेरा इंटरव्यू, इतना स्ट्रेस मत ले। थोड़ा डर तो लगता ही है यार। विशाल अपने कमरे में गया और उसने 1 बजे तक तैयारी की। उसके बाद वो सो गया। तरुण उस टाइम हॉल में बैठा हुआ टीवी देख रहा था। तभी कमरे की लाइट चली गई। अरे, ये लाइट कैसे चली गई यार? इन्वर्टर ऑन क्यों नहीं हुआ? वो सोफे पर रखे अपने मोबाइल को टटोलने लगा। तभी उसका हाथ किसी ने पकड़ लिया। कौन है? उसको अंधेरे में कुछ नजर नहीं आ रहा था, बस एक परछाई सी दिख रही थी। उस परछाई ने उसका हाथ अपने मुंह में दबा लिया। छोड़ो, छोड़। तभी वो सोफे से नीचे गिरा और बेहोश हो गया। सुबह जब विशाल की आंख खुली तो वो हैरान रह गया। उसने पाया कि वो अपने घर पर था। मैं तो दिल्ली में तरुण के फ्लैट पर सोया था, तो मेरी सुबह यहाँ कैसे हो रही है? वो कमरे से निकला और सीढ़ियों से नीचे उतरने लगा। उसके पेरेंट्स ब्रेकफास्ट टेबल पर बैठे बातें कर रहे थे। देखना, अब हमारा विशाल जॉब करके एक कामयाब इंसान बनेगा। तभी उन दोनों ने देखा कि विशाल अपने कमरे की सीढ़ियों से उतरता हुआ नीचे आ रहा है। अरे विशाल, तुम तो कल दिल्ली के लिए निकले थे, वापस कब आए? मम्मी, मुझे खुद समझ नहीं आ रहा। मैं तो दिल्ली पहुंच भी गया था। तरुण से मिलकर मैंने उसके फ्लैट पर इंटरव्यू की तैयारी भी की और वहीं सोया था, लेकिन अब आंख खुली तो खुद को यहाँ पाया। बेटा, तुम्हें यहाँ रहना है तो रह सकते हो, जब अच्छा महसूस करने लगो तब चले जाना, लेकिन ऐसे झूठ मत बोलो। नहीं पापा, रुकिए, मैं आपकी बात करवाता हूँ तरुण से। उसने तरुण को कॉल लगाकर स्पीकर ऑन कर दिया। बेटा तरुण, ये विशाल कल तुमसे मिला था? हाँ अंकल, मिला भी था और सोया भी यही था, लेकिन फिर पता नहीं कहाँ गायब हो गया। आप उसके मोबाइल से कैसे बात कर रहे हैं? ये तो यहाँ झांसी में है, अपने घर पर। क्या? ऐसा कैसे हो सकता है? जरूर ये किसी फ्लाइट से वापस आया है, वरना हमारे उठने से पहले ये यहाँ कैसे पहुँच गया? पापा, ऐसा नहीं है तरुण, मैंने कोई फ्लाइट नहीं पकड़ी थी यार। तू तो कह रहा था कि आज तेरा इंटरव्यू है, तो फिर भाग कैसे गया? और रात को तूने अंधेरे में मेरे साथ क्या हरकत की थी? अब ये तू कौन सी हरकत की बात कर रहा है? कल रात को तूने अंधेरे में मेरे हाथ को दांतों से काटा
और फिर मुझे बेहोश कर दिया। तू मस्तीखोर था, लेकिन ऐसी हरकत करेगा ये मैंने नहीं सोचा था। अरे मैं ऐसा क्यों करूंगा? जरूर तेरे फ्लैट में कुछ गड़बड़ है। मैं यहाँ 2 साल से रह रहा हूँ दोस्त, मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। वो जरूर तू ही था। उसकी बात सुनकर विशाल को बहुत अजीब लगा। उसका इंटरव्यू निकल चुका था, इसीलिए अब उसने फिर से इंटरव्यू शेड्यूल करने के लिए बात कर ली। रात को डिनर के बाद वो फिर से छत पर टहलने चला गया। आज भी उसको सामने वाली छत पर वही लड़की खड़ी हुई नजर आई। वो रेलिंग के करीब गया और आज उस लड़की ने उससे सवाल किया, आप कल छत पर क्यों नहीं आए थे? मैं सोच रही थी पता नहीं कहाँ चले गए। पहली बार में ही ऐसी बात किसी खूबसूरत लड़की के मुंह से सुनकर विशाल को झटका सा लगा। फिर वो अपने चेहरे पर मुस्कान लाते हुए बोला, मैं जॉब के लिए इंटरव्यू देने गया था, लेकिन रातों रात यहाँ वापस कैसे आ गया समझ नहीं आ रहा। तुम्हारा बाहर जाना जरूरी है क्या? तुम इसी शहर में जॉब नहीं कर सकते? अरे नहीं यार, यहाँ जॉब करने में वो सैलरी कहाँ मिलेगी, नहीं कर सकता। उस लड़की ने जवाब में आगे कुछ नहीं कहा और एकदम चुप हो गई। क्या हुआ तुम? तभी विशाल का मोबाइल बज गया और उसने देखा कि ये कॉल तरुण का था। हाँ तरुण, कैसा है तू? मेरे हाथ पर जो तेरे दांत के निशान है ना, वो अभी तक नहीं गए। यार मैं भला तेरा हाथ क्यों काटूंगा? ये बता कि अब तू आ रहा है या नहीं, या मैं कोई और पीजी ढूंढ लूं? नहीं, मैं सुबह आ रहा हूँ। विशाल ने बात करने के बाद जैसे ही कॉल कट किया तो पाया कि वो लड़की फिर से गायब थी। ये लड़की कुछ अजीब ही है। अगली शाम फिर से विशाल अपने माँ बाप से विदा लेकर घर से निकला। 8 घंटे के सफर के बाद वो दिल्ली पहुंच गया। तरुण से मिलने पर उसने देखा कि उसके हाथ में पट्टी बंधी हुई थी। अरे यार, तेरा हाथ अभी ठीक नहीं हुआ क्या? नहीं हुआ, अब दोबारा मत काट लेना। भाई मैं तेरे साथ ऐसा क्यों करूंगा, तू ही बता ना। हाँ, तेरे पीछे कोई चुड़ैल लग कर आई होगी और उसी ने किया होगा, है ना? ये सुनकर विशाल हंस पड़ा और फिर दोनों अपने अपने रूम में चले गए। इस विशाल की बात में मुझे सच्चाई दिख रही है, लेकिन अगर ये नहीं था तो फिर कौन था? उसने लाइट बंद कर दी और लेट गया। अब कमरे में बस एक लैंप जल रहा था। उसकी मध्यम रोशनी में उसने देखा कि वही लड़की डरावनी शक्ल के साथ अपनी आंखों में दहकते अंगारे लिए उसकी तरफ बढ़ रही है। उसे देखकर तरुण का दिल दहल गया। उसने तरुण के मुंह में हाथ डाला और उसकी गर्दन धड़ से अलग कर दी। अगली सुबह जब विशाल की आंख खुली तो उसके होश उड़ गए। उसने पाया कि वो आज भी झांसी में अपने घर में ही था। ये मेरे साथ क्या हो रहा है? उसने तभी अपने मोबाइल से तरुण को कॉल लगाया। हेलो तरुण, इंस्पेक्टर माधव हियर। आप तरुण के क्या लगते हैं? जी वो मेरा दोस्त है। क्या किया उसने? उसने कुछ नहीं किया, लेकिन कल रात किसी ने उसका खून कर दिया। ये खबर सुनकर विशाल को बहुत बड़ा झटका लगा। वो अपने कमरे से निकला और अपने पेरेंट्स के पास गया। अरे विशाल बेटा, तुम कब आए? पापा मेरे साथ बहुत अजीब चीजें हो रही हैं। उसने अपने पेरेंट्स को सारी बात कह सुनाई। उन्होंने देर नहीं की और जल्द ही उसको मंदिर के एक महंत के पास लेकर गए। बेटा, मुझे आराम से बताओ कि तुम्हारे साथ क्या हो रहा है। बाबा, मैं 2 रात दिल्ली में अपने दोस्त के फ्लैट पर सोया, लेकिन जब मैं उठता हूँ तो अपने घर पर होता हूँ। और कल रात तो मेरे दोस्त का मर्डर भी हो गया। 11:45 पर मैं उसके फ्लैट पर सोया था और ठीक 12 बजे उसकी डेथ हो गई। और सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि 12:15 पर मेरे मोबाइल की लोकेशन इसी शहर की थी। आधे घंटे के अंदर मैं भला दिल्ली से झांसी अपने घर कैसे पहुंच गया, वो भी सोते हुए। महंत ने उसकी बात सुनकर कुछ सोचा और कहा, क्या तुम्हारे घर के आसपास किसी कुंवारी लड़की की अकाल मृत्यु हुई है?
नहीं बाबा, ऐसा तो कुछ नहीं है। आप कहना क्या चाहते हैं? महंत जी, इसे नहीं पता। इसके आने से पहले हमारे सामने वाले घर में रहने वाली एक स्टूडेंट लड़की की डेथ हुई है। पता नहीं उसे किसने मारा। ये सुनकर विशाल ने हैरानी से पूछा। लेकिन पापा, उस घर की छत पर तो मैं रोजाना एक लड़की को देखता हूँ। वो मुझे घूरती रहती है और अजीब अजीब सी बातें भी करती है। वो कौन है? मैं सब समझ गया। उस लड़की की आत्मा अकाल मृत्यु होने की वजह से वहां भटक रही है। उसने तुम्हें देखा और फिर तुम्हें पसंद कर लिया, और वो तुम्हें खुद से दूर नहीं करना चाहती। उसके प्यार में इतनी शक्ति है कि तुम कहीं भी हो, वो तुम्हारे सोते ही तुम्हें तुम्हारे घर ले आती है और फिर तुम्हारे साथ ही सोती है। ये कैसे हो सकता है? मुझे यकीन नहीं है। हो जाएगा। आज रात तुम अपने कमरे में सोने जाना, लेकिन सोने का सिर्फ नाटक करना। मैं तुम्हें एक तरकीब बताता हूं। अगर वो काम कर गई तो तुम्हारी मुसीबत दूर हो जाएगी। उस रात विशाल अपने कमरे में गया और बेड पर लेटकर उसने आंखें बंद कर ली। कमरे में बस एक नाइट बल्ब जल रहा था। कुछ देर बाद उस कमरे में एक हवा सी उत्पन्न हुई। उस हवा ने उस लड़की का आकार ले लिया। वो विशाल को देखकर मुस्कुराई और उसके पास आकर लेट गई और फिर उसके सीने पर हाथ फेरने लगी। तभी अचानक से उसके हाथ में कुछ चीज आई। उसने देखा कि वो तो हनुमान जी का लॉकेट था जो विशाल के गले में डला था। वो तेजी के साथ उससे अलग हो गई और फिर विशाल भी जाग उठा। तुम क्यों मेरे पीछे पड़ी हो? मुझे इस घर से जाने क्यों नहीं देती? विशाल, मुझसे डरो नहीं। मैं तुमसे प्यार करती हूँ। बस इस लॉकेट को अपने गले से उतार कर फेंक दो। मैं तुमसे प्यार नहीं करता। तुम एक आत्मा हो और मैं एक इंसान हूँ। भगवान के लिए मेरा पीछा छोड़ दो। अब उस लड़की की आवाज भारी हो गई थी और शक्ल भी भयानक दिखने लगी थी। चली जाऊंगी, इस लॉकेट को उतार दो बस। तभी दरवाजा खुला और विशाल के पेरेंट्स के साथ वही महंत बाबा हाथ में गंगा जल लिए अंदर घुसे। तू अब इस लड़के को परेशान नहीं कर पाएगी। चली जा इसकी जिंदगी से दूर। ये कहते हुए महंत बाबा ने गंगा जल कमरे में हर जगह छिड़क दिया। नहीं! और फिर ठीक उसके सामने खड़े होकर हनुमान चालीसा का जाप करने लगे। रुक जा बाबा, रुक जा। वो आत्मा कुछ देर चिल्लाई और फिर धुआं बनकर हवा में गायब हो गई। विशाल बेटा, अब वो इस कमरे में नहीं आ सकती, और जब तक ये लॉकेट तुम्हारे गले में है वो तुम्हारे करीब भी नहीं आएगी। 40 रातों के बाद उसका प्रभाव भी तुम्हारे ऊपर से खत्म हो जाएगा। विशाल अगले दिन दिल्ली पहुंचा। एक रात उसने वहां गुजारी और इस बार वो दिल्ली में ही जागा। उसकी जॉब दिल्ली में ही लग गई, लेकिन आज भी रात में घर की छत पर उस लड़की की आत्मा भटकती है और वो बस विशाल के घर की छत की ओर देखती रहती है, इस इंतजार में कि कभी विशाल उसको वहां नजर आ जाएगा। ये कहानी 1950 के दशक के आसपास की है। रात के सन्नाटे में साए साए आवाज करती ठंडी हवा के बीच एक घोड़ा गाड़ी जंगल के बीचों बीच से बड़ी तेजी से चली जा रही थी। कोचवान नंदू घोड़ा गाड़ी को बड़ी तेज भगा रहा था, मानो वो उस जंगल के रास्ते से बड़ी जल्दी गुजर जाना चाहता हो। तभी अचानक एक पुलिस वाला घोड़ा गाड़ी के सामने आ गया। अचानक पुलिस वाले को सामने देखकर कोचवान ने घोड़ों को लगाम दी। तांगा डिसबैलेंस हो गया और तांगे में बैठी ठाकुर विजेंद्र की बहन दिव्या गिर गई और घोड़े बिदक कर भाग गए। आपको चोट तो नहीं आई छोटी मालकिन? मैं ठीक हूँ नंदू। ये क्या तरीका है दारोगा बाबू? आधी रात को हमें यहाँ क्यों रोका गया? उस पुलिस वाले की आंखें अंधेरे में अजीब से अंदाज में चमक रही थी। पुलिस वाला हूँ, मुझे पूरा अधिकार है तेरा तांगा रोकने का। तुम नहीं जानते दारोगा, मैं ठाकुर विजेंद्र का कोचवान हूँ।
और ये उनकी बहन दिव्या। अगर ठाकुर को मालूम हो गया तो तुम्हारी दरोगाई निकाल देंगे। विजेंद्र का नाम सुनकर पुलिस वाला हंसने लगा। अंधेरी रात में उस पुलिस वाले के चमकते हुए दांत बड़े खौफनाक लग रहे थे। ठाकुर की बहन की हिफाजत करना हमारा फर्ज है। तुम्हारे घोड़े तो वैसे भी भाग गए। चलो यहाँ से, मेरा थाना नजदीक ही है। तुम दोनों को सुबह कुछ पुलिस वालों के साथ घर भेज दूंगा। आधी रात में यहाँ खूंखार आदमखोर भेड़िए घूमते रहते हैं। कोचवान के पास उस पुलिस वाले की बात मानने के अलावा कोई चारा नहीं बचा था। नंदू और दिव्या उस पुलिस वाले के पीछे चल दिए। कुछ देर बाद वो दोनों एक टूटे फूटे वीरान उजाड़ खंडहर में खड़े हुए थे। दिव्या बहुत ज्यादा डरी हुई थी। नंदू, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। ये तो कहीं से भी पुलिस स्टेशन नजर नहीं आ रहा है। यहाँ तो सन्नाटे के अलावा और कुछ भी नहीं है। तुम सही कहती हो छोटी मालकिन, इस जगह पर मुझे भी बहुत अजीब सा लग रहा है। तभी उन दोनों के कानों में पुलिस वाले की आवाज टकराई, जो एक टूटी फूटी कुर्सी पर बैठ गया था। क्या सोच रहे हो तुम दोनों? यही कि यहाँ पर मेरे अलावा और कोई पुलिस वाला मौजूद नहीं है। दरअसल ये बहुत पुराना पुलिस स्टेशन है नंदू। उस पुलिस वाले की जुबान से अपना नाम सुनकर नंदू बुरी तरह से चौंक गया। आपको मेरा नाम कैसे पता? मैंने तो अभी तक अपना नाम बताया ही नहीं। नंदू के इतना कहते ही अचानक उस पुलिस वाले का चेहरा बदल गया। उसकी आंखें बेहद चौड़ी और बड़ी हो गई और उसका चेहरा बेहद खौफनाक हो गया। देखते ही देखते नंदू और दिव्या की चीखें सन्नाटे को चीर गई। सुबह उन दोनों की लाश पुलिस वालों को उसी खंडहर के बाहर मिली। ठाकुर विजेंद्र एक जवान व्यक्ति था। उसका रो रो कर बुरा हाल था। दिव्या का अंतिम संस्कार करा दिया गया। दूसरे दिन ठाकुर ने अपने खास 2 आदमी रतन और बिरजू को हवेली में बुलवाया। रतन और बिरजू, मुझे सिर्फ तुम दोनों पर भरोसा है। मुझे नहीं लगता पुलिस उस कातिल को पकड़ पाएगी। तुम दोनों अपने तरीके से पता लगाओ कि आखिर मेरी बहन और कोचवान को किसने मारा। सच में ठाकुर साहब, दिव्या बहन को बहुत बुरी तरह से मारा गया है। लेकिन आपके कुल के साधु महाराज बोल रहे थे कि मुझे साधुवादों पर कोई भरोसा नहीं है। उस जालिम कातिल ने मेरी बहन को मारकर उसके शरीर का मांस तक नोच लिया। तुम दोनों उसी जगह पर जाकर नजर रखो जहां मेरी बहन की लाश मिली है। रात के अंधेरे में बिरजू और रतन अपने अपने घोड़े लेकर उस खंडहर की ओर चले गए। कुछ ही देर में वो दोनों उस खंडहर के अंदर हाथों में मशाल लिए इधर उधर देखने लगे। तभी उस खंडहर में अचानक एक बहुत बड़ा चील नुमा पक्षी उड़ता हुआ आया और बिरजू की पगड़ी अपनी चोंच में दबाकर चला गया। इतना बड़ा पक्षी तो मैंने आज तक नहीं देखा। मुझे तो लगता है बिरजू कि ठाकुर साहब की बहन को किसी इंसान ने नहीं मारा। तू सही कह रहा है रतन, मुझे भी अब कुछ ऐसा ही लग रहा है। हम दोनों को जल्द से जल्द इस मनहूस जगह से निकल जाना चाहिए। तभी अचानक उन दोनों के कानों के पीछे से एक आवाज टकराई। तुम दोनों अब यहाँ से जिंदा बचकर नहीं जा सकते। उन दोनों ने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा तो उनके सामने वही पुलिस वाला खड़ा हुआ था और उन्हें खा जाने वाली नजरों से देख रहा था। कौन हो तुम? मैं यहाँ का थानेदार हूँ। मैं इस गांव के थानेदार को जानता हूँ। मैंने तुम्हें इस गांव में पहले कभी नहीं देखा। अचानक उस पुलिस वाले का चेहरा दूसरे चेहरे में बदल गया। उस चेहरे को देखकर दोनों की आंखें फटी की फटी रह गई। ये नामुमकिन है, ऐसा नहीं हो सकता। देखता क्या है रतन, अपनी जान बचाकर यहाँ से भाग। रतन को उस भयानक चेहरे को देखकर चक्कर आ गया और वो बेहोश होकर वहीं जमीन पर गिर पड़ा। देखते ही देखते उस भयानक चेहरे वाले ने बिरजू को चीर फाड़ कर रख दिया। कुछ ही देर बाद रतन की आंख अचानक खुल गई और वो सम्मोहित सी अवस्था में अपने घोड़े पर बैठकर ठाकुर विजेंद्र की हवेली में पहुंच गया। अचानक मौसम बदल गया। मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था रतन, लेकिन तुम अकेले क्यों आए हो?
बिरजू कहाँ है? बिरजू अब इस दुनिया में नहीं रहा। क्या? लेकिन कैसे? क्या हुआ उसके साथ? किसने मारा उसे? वो भी आपको बता दूंगा, लेकिन आपके लिए एक खुशी की बात भी है। मैंने ये पता लगा लिया है कि आपकी बहन को किसने मारा। किसने मारा मेरी बहन को? आपकी बहन को किसी और ने नहीं, बल्कि थानेदार मक्खन सिंह ने मारा है। लगता है तू चढ़ा कर आया है रतन, इसीलिए ऐसी बहकी बहकी बातें कर रहा है। भूल गया कि थानेदार मक्खन को मारकर मैंने ही उसे अंधे कुएं में फेंकवाया था और उसकी लाश को तुम दोनों ही फेंक कर आए थे। विजेंद्र ने अपनी बात पूरी की ही थी कि अचानक रतन ने अपना चेहरा ऊपर की ओर कर लिया। रतन का चेहरा देखकर विजेंद्र बुरी तरह से चौंक गया, क्योंकि उसके सामने रतन की जगह थानेदार मक्खन सिंह खड़ा हुआ था। ये नामुमकिन है, ऐसा नहीं हो सकता। तुम तो मर चुके हो। तुम्हें मैंने अपने ही हाथों से मारा था, तुम जिंदा कैसे हो सकते हो? सही कहा तुमने ठाकुर, तुमने मुझे अपने इन्हीं दोनों हाथों से मारा था। तुमने ना जाने कितने इस गांव की बहू बेटियों की इज्जत रौंदी, क्योंकि तुम हर थानेदार को खरीद लेते थे। और जब मैं नहीं बिका तो तुमने मुझे मारकर अपने साथियों की मदद से उस अंधे कुएं में फेंकवा दिया, मगर तुम शायद नहीं जानते कि वो अंधा कुआं शापित था। शापित कुआं? क्या कहना चाहते हो तुम? अमावस की रात को कोई भी मृत व्यक्ति या जानवर उस कुएं में अगर फेंका जाता है तो वो एक पिशाच बन जाता है। तुमने मुझे जिस रात मारा था वो एक अमावस की रात थी। तभी वहां पर ठाकुर विजेंद्र सिंह के कुल के साधु की आवाज सुनाई दी। विजेंद्र को छोड़ दे मक्खन सिंह, मैं जानता हूँ कि विजेंद्र एक अय्याश और तेरा हत्यारा है। इसे इसकी सजा कानून देगा। तू कौन होता है इसे सजा देने वाला? इसने मेरी हत्या की है। इसने जब तेरी हत्या की थी तब तू एक शरीफ इंसान था, मगर अब तू एक पिशाच है। तूने दिव्या को इतनी बेदर्दी से क्यों मारा? भला उस बेचारे का इन सब में क्या दोष था? मैंने अपनी तंत्र शक्तियों से पता लगा लिया था कि तेरी हड्डियां उस अंधे कुएं में पड़ी हुई हैं। मैं तेरी हड्डियों को अपने साथ लेकर आया हूँ। वो जैसे ही साधु की ओर झपटा, साधु ने उन हड्डियों को अपने मंत्रों द्वारा आग लगा दी। मक्खन सिंह बहुत बुरी तरह चीखने और तड़पने लगा। अचानक रतन मृत अवस्था में गिर पड़ा और मक्खन सिंह की आत्मा धुआं बनकर उड़ गई। दूसरे दिन ठाकुर विजेंद्र को पुलिस ने थानेदार मक्खन सिंह की हत्या के जुर्म में गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया। मक्खन सिंह की तलाश कई दिनों से जारी थी। अब पुलिस को पता लग चुका था कि मक्खन सिंह की हत्या हो चुकी थी। नुपुर अपनी कार में सफर कर रही है। वो अकेली है, इसलिए खुद ड्राइव कर रही है। नुपुर एक इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टर है। जहां खबरें होती हैं, वहां नुपुर पहुंच जाती है। नुपुर 7 महीने की प्रेग्नेंट है, फिर भी वो अपने काम पर लगी हुई है। नुपुर के हस्बैंड की मौत 6 महीने पहले ही हुई है, इसलिए होने वाला बच्चा परिवार बनाने के लिए नुपुर की इकलौती उम्मीद है। नुपुर रास्ते में चली जा रही है। रात काफी हो चुकी है। तभी बिजली कड़कती है और एक एक करके रास्ते के सारे पेड़ गिरने लगते हैं। नुपुर जैसे तैसे अपनी कार उन पेड़ों से बचाकर चलाती है। नुपुर के हाथों में 2 लोगों की जान है, एक उसकी खुद की और दूसरी उसके होने वाले बच्चे की। वो जैसे तैसे पेड़ों से आगे निकलती है। तभी एक सफेद आकृति उसके आगे आकर खड़ी हो जाती है। नुपुर उसको बचाने के लिए तेजी से ब्रेक लगाती है और जैसे तैसे अपनी गाड़ी को उस औरत को कुचलने से रोकती है। अरे अम्मा, इतनी रात को कहाँ जा रही हो? देखती नहीं कितना तूफान है चारों तरफ। बताओ कहाँ जा रही हो? वहाँ मैं छोड़ देती हूँ। ठीक है बिटिया, पर मैं तेरे साथ चलूं? इससे पहले तुझे मुझे कुछ देना होगा। मुझसे क्या मांगती हो अम्मा? मेरे पास तो मेरे होने वाले बच्चे के सिवा कुछ नहीं है। इसके अलावा जो कुछ भी मांगोगी वो तुम्हारा है, तो मांग लो क्या मांगती हो। अगर मेरे सामर्थ्य में होगा तो मैं जरूर दूंगी। मुझे तेरा बीज चाहिए, मुझे तेरा भविष्य चाहिए, मुझे तेरी उम्मीद चाहिए, मुझे तेरा होने वाला बच्चा चाहिए। क्या बकवास कर रही हो?
अकेली हूँ पर कमजोर नहीं। गलती से भी मेरे बच्चे की तरफ नजर ना डालो। मैं तो तुम्हारी मदद को चली थी, मुझे क्या पता था कि तुम दूसरों की खुशियों की भूखी हो। नुपुर ये सभी बातें कर रही होती है, तभी उसे इस बात का एहसास होता है कि उसकी कार के पीछे की सीट पर कोई आकर बैठा। इससे पहले कि वो कुछ बोल पाती, कुछ कर पाती, पीछे बैठा पिशाच उससे कहता है, पीछे ना देखना मेरी बिटिया, कोई मारने वाला होता है तो कोई बचाने वाला भी होता है, कोई गिराने वाला होता है तो कोई उठाने वाला भी होता है। ये चुड़ैल तेरा बच्चा खा जाना चाहती है, पर मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। तू डर मत, बस मेरी बात मान और गाड़ी चला दे इसके ऊपर। नुपुर बिना पीछे देखे बोलती है, आप जो भी हैं, मैं आखिर इनके ऊपर कैसे गाड़ी चला दूं? मैं तो माँ हूँ, जन्म देने वाली, किसी की जान कैसे ले सकती हूँ? बेटिया, जो पहले ही मर चुका है उसे तू कैसे मारेगी? ये जो औरत तेरे सामने है, ये बच्चे खाने वाली चुड़ैल है। तू गाड़ी चला दे, मेरा विश्वास रख। अगर तू गाड़ी नहीं चलाएगी तो ये अपने खतरनाक रूप में आ जाएगी, फिर मुझे भी तुझे बचाने में मुश्किल होगी। नुपुर असमंजस में पड़ जाती है। उसे समझ में नहीं आता क्या करें और क्या ना करें। तभी उसके सामने खड़ी औरत अपना रंग बदलने लगती है। वो औरत धीरे धीरे एक चुड़ैल के रूप में बदलने लगती है। ये देखकर नुपुर बिना कुछ सोचे समझे एक्सीलरेटर पर पैर रखती है और उस चुड़ैल को रौंदते हुए आगे निकल जाती है। जब वो पीछे पलटकर देखती है तो उसे पता चलता है कि उस चुड़ैल को कुछ भी नहीं हुआ। वो देखती है कि चुड़ैल हंस रही है, जोर जोर से चिल्ला चिल्ला कर हंस रही है। तभी एक बार फिर पीछे से आवाज आती है, बेटिया, पीछे मत देख, आगे देखकर गाड़ी चला और किसी चीज के लिए मत रुकना। तेजी से, जब तक घर ना आ जाए तब तक मत रुकना। बाबा, आखिर आप हैं कौन और मेरी मदद क्यों कर रहे हैं? वैसे तो मैं एक पिशाच हूँ बिटिया। ना ना ना, डरना मत। मैं एक पिशाच जरूर हूँ, पर उससे पहले एक बाप था। तेरे जैसी ही मेरी एक बेटी थी। मेरी बेटी को बेटा होने वाला था, तभी इस चुड़ैल ने दोनों की जिंदगी खत्म कर दी। तब से लेकर आज तक मैं इसके अगले शिकार को बचाने की कोशिश करता हूँ। कभी सफल होता हूँ तो कभी असफल। खैर, तू गाड़ी चलाते रहे और रुकना मत। ठीक है बाबा, आप जैसा कहें। नुपुर आगे चल देती है। कुछ दूर चलने के बाद एक बार फिर से पेड़ गिरना शुरू हो जाते हैं। नुपुर अपनी गाड़ी नहीं रोकती और आगे बढ़ते जाती है। कुछ देर बाद उसके सामने सड़क पर बहुत सारा पानी इकट्ठा हो जाता है। ऐसा लगता है जैसे सड़क पर बाढ़ आ गई हो। सड़क दिखाई देना बंद हो जाती है, केवल पानी ही पानी दिखाई देता है। तभी पीछे से आवाज आती है, डर मत बिटिया, ये पानी पानी नहीं है, सिर्फ माया है। तू आगे बढ़ती जा, तुझे कुछ नहीं होगा। तू आगे बढ़ती जा, ये चुड़ैल तेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। पिशाच की बात का विश्वास करके नुपुर आगे बढ़ जाती है और देखते ही देखते वो पानी गायब हो जाता है। कुछ देर बाद सड़क पर बिजली गिरती हुई दिखाई देती है। नुपुर डरती नहीं, नुपुर आगे बढ़ते जाती है। कुछ देर बाद सामने एक ब्रिज आता है और इससे पहले कि वो ब्रिज के ऊपर पहुंच पाती, वो ब्रिज गायब हो जाता है और पीछे से चुड़ैल की हंसने की आवाज आती है। कोई दिक्कत नहीं है बेटा, कोई परेशानी की बात नहीं है। तुझे पुल दिखाई नहीं दे रहा है, पर मेरा विश्वास रख, वहाँ पर पुल है। तो अपने अंदाजे से गाड़ी चला। अगर तूने पुल पार नहीं किया और इसी पार रह गई तो ये चुड़ैल तुझे नहीं छोड़ेगी। इसकी ताकत धीरे धीरे बढ़ती जाती है जैसे जैसे रात गहरी होती जाती है। पिशाच की बात सुनकर नुपुर आगे बढ़ जाती है और देखते ही देखते ब्रिज फिर से वहीं आ जाता है और नुपुर नदी पार कर लेती है। जैसे ही वो नदी पार करती है, उसके सामने एक बड़ी परेशानी आकर खड़ी हो जाती है। नुपुर देखती है कि उसके सामने कुछ बच्चे खेल रहे हैं। वो सारे बच्चे सड़कों के बीचों बीच खेल रहे हैं। आखिर वो कैसे इनके ऊपर गाड़ी चलाए? अब क्या करूं बाबा?
क्या ये बच्चे भी नकली हैं? बताओ बाबा, मैं क्या करूं? तू अपने रास्ते पर चलती रह मेरी बच्ची। ये सब माया है, ये सब माया है, ये सब उस चुड़ैल की ही माया है। वो तुझे रोकना चाहती है, पर तू रुकना नहीं, बस बढ़ती जाना, बस बढ़ती जाना। सुबह होते ही इसकी ताकत खत्म हो जाएगी, तब तक तू आगे बढ़ती रह। ये सुनकर नूपुर आगे बढ़ जाती है और देखते ही देखते रास्ते से सारे बच्चे गायब होने लगते हैं। नूपुर अपने रास्ते पर आगे बढ़ जाती है। नूपुर को गाड़ी चलाते हुए काफी समय हो गया है। सुबह होने वाली है और सूरज की हल्की हल्की सी रोशनी आने भी लगती है। नूपुर को याद है कि पिशाच ने कहा था सुबह होते ही चुड़ैल की ताकत खत्म हो जाएगी। सुबह हो जाती है, नूपुर की जान में जान आती है और वो बोलती है, सुबह हो गई बाबा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप नहीं होते तो मैं क्या करती? पूरी जिंदगी भर मैं और मेरा बच्चा आपके एहसानमंद रहेंगे। नूपुर ये सब बातें कर रही हैं, पर पीछे से कोई जवाब नहीं आ रहा है। नूपुर इस बात पर ध्यान देते हुए ना चाहते हुए भी पलट कर देखती है और जब नूपुर पलटती है तो पीछे की सीट पर कोई भी नहीं है। नूपुर मन ही मन सोचने लगती है, लगता है पिशाच भी सुबह होते ही चला गया। पता नहीं किस जन्म का रिश्ता होगा इस पिशाच से मेरा, जो इसने आज मेरी जान बचाई। मैं कभी किसी को बताऊंगी कि पिशाच की वजह से मैं माँ बन पाई तो कोई मेरा विश्वास ही नहीं करेगा, पर मैं पूरी जिंदगी भर उस पिशाच की एहसानमंद रहूंगी।